आप सभी लोगों का रामजीलाल क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं और पिछले वीडियो में मैंने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की विधियों पर चर्चा की थी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हम लोग किन के थ्रू हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर सकते हैं। तो बच्चों, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के निर्माण की जितनी भी विधियां थी वो मैंने अपने पिछले वीडियो में क्लियर कर दी थी। आज बच्चों हम लोगों को मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की फिजिकल प्रॉपर्टी के विषय में जानना है, यानी भौतिक गुण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण। तो देखिए, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण क्या होते हैं। टॉपिक है हमारा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसकी हम लोग प्रिपरेशन मेथड सारी की सारी सीख चुके थे। मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल को कैसे बनाया जा सकता है, किन किन से बनाया जा सकता है, उसकी हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। तो अब हम लोगों को चर्चा करनी है इनके भौतिक गुणों की। तो चलिए बात करते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों, अगर हम बात करें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि C1 यानी कार्बन 1 से C9, कार्बन 1 से कार्बन 9 तक के जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये रंगहीन द्रव होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन द्रव। रंगहीन द्रव। C1 से बच्चों देखा जाए, अगर C1 से C9 तक के जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो सभी कैसे होते हैं? रंगहीन द्रव होते हैं। इनमें से आपको याद रखना पड़ेगा कौन कौन से। एक तो फॉर्मिक एसिड, और एक आपका एसिटिक एसिड, और इसी के साथ में एक प्रोपनोइक एसिड। इनकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी टेस्ट ट्यूब में इनको हम रख कर सूंघना चाहें तो सूंघ नहीं पाते हैं, बहुत तीक्ष्ण होती है इनकी गंध। तो इनकी गंध कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है। इनकी गंध तीक्ष्ण होती है। इनके अलावा बाकी जो C9 तक के हैं, इनके अतिरिक्त उनकी गंध मक्खन जैसी होती है, मक्खन जैसी दुर्गंध आती है। तो इनके अतिरिक्त बच्चों देखा जाए कि इनके अतिरिक्त जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, इनके अतिरिक्त अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल मक्खन जैसी दुर्गंध रखते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनकी मक्खन जैसी दुर्गंध होती है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें कि C9 से ऊपर, देखिए C9 से अधिक कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल मोम के समान, मोम के सदृश ठोस होते हैं। तो हम लोगों ने चर्चा की
मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणों में मैंने आपको बताया कि C1 से C9 तक के जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं। कैसे होते हैं, रंगहीन द्रव। इसके बाद में बच्चों इसी में देख लिया जाए HCOOH और CH3COOH और C2H5 COOH, इन तीन की गंध बहुत तीक्ष्ण होती है। इसके अलावा इनके अतिरिक्त अन्य जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनकी गंध मक्खन जैसी दुर्गंध होती है। और C9 से अधिक वाले जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, C9 से अधिक कार्बन वाले जो भी कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो मोम के सदृश ठोस होते हैं। कैसे होते हैं, मोम के सदृश ठोस होते हैं। आओ चलो इसके बाद में हम इनके आगे की बात कर ले रहे हैं। अगर हम बात करें इनकी विलेयता की बात कर लें तो विलेयता में हम लोग देखते हैं कि जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनमें से जो निम्नतम अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो सभी के सभी जल में विलेय होते हैं। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है RCOOH। इसमें जो निम्नतम अणुभार वाले हैं, निम्नतम अणुभार कैसे भैया, देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये चीज़ तो बदली जा नहीं सकती, केवल और केवल इसी को तो बदला जा सकता है। और एक चीज़ जरा समझ लेना, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये वाला जो पार्ट होता है ये वाटर लविंग होता है, मतलब द्रव स्नेही होता है, द्रव स्नेही। ये वाला पार्ट होता है द्रव स्नेही, इसी के कारण ही कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुलते हैं। जबकि ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला पार्ट होता है द्रव विरोधी। ये वाला पार्ट कैसा होता है, द्रव विरोधी। ये वाला पार्ट कैसा होता है, द्रव स्नेही। तो जब ये वाला पार्ट बड़ा होगा तो वो जल में आसानी से घुलेंगे, और ये वाला पार्ट अगर बड़ा है तो जल में घुलने में तकलीफ होगी। मतलब क्योंकि ये द्रव का विरोध करते हैं। जब द्रव का विरोध करते हैं इसका मतलब है कि द्रव से ये दूरी बनाएंगे। तो अगर ये वाला पार्ट बड़ा है तो क्या जल में घुलेंगे, नहीं घुलेंगे। तो ये वाला पार्ट अगर बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में नहीं घुलेगा। लेकिन अगर ये वाला पार्ट बड़ा कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में घुल जाएगा। तो आपको ये देखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उनमें अगर ये वाला पार्ट बड़ा है, इस वाले पार्ट को हम बढ़ा रहे हैं, तो फिर वह जल में आसानी से घुलेगा। लेकिन अगर ये वाला पार्ट बढ़ा रहे हैं तो फिर आसानी से जल में नहीं घुलता है। ये वाला पार्ट जो है वो द्रव विरोधी है और ये वाला पार्ट द्रव स्नेही है। तो बच्चों अगर हमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुभार बढ़ाएं तो अणुभार कैसे बढ़ाएंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का, चूंकि हम वो कह चुके हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है जिसमें एक COOH हो। वे अम्ल जिनमें केवल एक COOH होता है उन्हीं को हम लोग मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो जब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के अणुभार को बढ़ाने की बात आएगी, इसका मतलब इसको तो बढ़ा नहीं सकते हैं, ये तो फिक्स होगा, क्योंकि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल वही हैं जिनमें एक COOH होता है। तो यानी इसको तो बढ़ा सकते नहीं है, तो अणुभार फिर बढ़ेगा कैसे, तो अणुभार बढ़ेगा इसकी वजह से। तो ये जब बढ़ाएंगे तो यानी द्रव विरोधी वाला पार्ट आप बढ़ा रहे हो, तो जब द्रव विरोधी वाला पार्ट बढ़ेगा इसका मतलब है इसकी द्रव में विलेयता घटेगी। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे इसकी द्रव में विलेयता या जल में विलेयता घटती है। परंतु ये वाला अगर हम मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल ना बात करें, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये वाला भी बढ़ाया जा सकता है। तो अगर ये वाला पार्ट बढ़ता है तो जल में विलेयता बढ़ती है, और अगर ये वाला पार्ट बढ़ता है तो जल में विलेयता घटती है। लेकिन फिलहाल तो हमारे सिलेबस में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में अणुभार बढ़ाने पर, अणुभार बढ़ेगा किसकी वजह से, इसकी वजह से बढ़ेगा। तो अणुभार बढ़ने से इनकी द्रव में विलेयता या जल में विलेयता घटती है। अब बच्चों एक चीज़ और जरा देख लीजिए, बात ये है कि जैसा हमने अभी आपको बता दिया, क्या बताया कि ये वाला पार्ट द्रव विरोधी है और ये वाला पार्ट द्रव स्नेही है। तो ये वाला द्रव विरोधी है तो दुनिया जानती है कि हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन हमेशा जल से क्या करता है, विरोध शो करता है। हाइड्रोकार्बन कभी जल में नहीं घुलता है। तो आपको पता है कि ये वाला पार्ट तो द्रव विरोधी है ही, 100% हाइड्रोफोबिक भी इसको बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जो होता है ये वाटर लविंग होता है, द्रव स्नेही होता है, मतलब जल से आसानी से घुलता है। लेकिन क्यों घुलता है, आओ इस पर भी चर्चा कर लें। भाई ये वाला हमने पार्ट आपको बताया कि ये द्रव स्नेही है, लेकिन क्यों द्रव स्नेही है, इसलिए द्रव स्नेही है क्योंकि ये जल के अणुओं से
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। और कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों दो प्रकार की होती है, एक अंतःआणुक, एक होती है अंतराणुक। अंतःआणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कहते हैं जो एक ही मॉलिक्यूल्स, मान लो कोई मॉलिक्यूल्स है, उसी मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं उनके बीच में बने, एक ही मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो होती है अंतःआणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि यहाँ पर अंतराणुक बनती है। अंतराणुक किसे कहते हैं? जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है उसको हम अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जो अंतःआणुक होती है वो इंट्रा होती है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मतलब जैसे आपका ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और जल का एक अणु, तो आप देखोगे जैसे ये, चलो हम लिख दे रहे हैं आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और चलिए जल लिख दे रहे हैं एच सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच। देखिए जरा ध्यान से, अब आपको पता है कि यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन है? साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता किसमें ज़्यादा है? ऑक्सीजन में कि हाइड्रोजन में? तो जवाब है इसका ऑक्सीजन में। दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन के साझे के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ऑक्सीजन क्या करता है? इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर यही हम बात करें वाटर में, तो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बॉन्डिंग होती है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होती है। तो ऑक्सीजन ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शली नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर से समझ लीजिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता, मतलब साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है हाइड्रोजन की तुलना में, इसलिए साझे के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन एटम दूसरे नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन एटम से एक दुर्बल आकर्षण बल से जुड़ जाता है, ये इसको अपनी तरफ खींचने लगा और ये इसको अपनी तरफ खींचने लगा। इसी बॉन्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप देख रहे हो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का ये COOH वाला भाग जल के मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसे हम लोग अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के अणुओं से अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है। अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ये जल में अत्यधिक विलेय। तो आप लोगों ने यहाँ ये देख लिया कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो जल में विलेय होते हैं, लेकिन इसमें बात ये है कि जितना कम अणुभार होगा उतना ही ज़्यादा जल में विलेय होंगे। ये आप समझ लीजिए कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुभार जितना कम होगा उतने ही ज़्यादा जल में घुलनशील होंगे, जल में विलेय होंगे। और जितना ज़्यादा इनका अणुभार होगा, भाई अणुभार मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का किसके कारण बढ़ेगा? R की वजह से। तो जितना ज़्यादा अणुभार होगा उतने ही जल में ये कम विलेय होंगे। और जल में विलेयता का कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए आगे अगर बात कर लें इनके क्वथनांक की, तो इनका क्वथनांक भी संगत एल्डिहाइड की बात की जाए या संगत एल्कोहल की बात की जाए या फिर संगत एल्केन की बात की जाए, तो संगत एल्केन, संगत एल्कोहल और संगत एल्डिहाइड की तुलना में इनका क्वथनांक उच्च होता है। उसका भी रीजन यही है कि ये आसानी से क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? इनका क्वथनांक कैसा होता है? उच्च होता है। एक चीज़ और है, ये डाइमर रूप में मिलते हैं। डाइमर का मतलब देखो जरा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये है। दूसरा जरा देखिए, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। अब फिर से वही कहना है कि ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको, और एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाएंगे।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ जाते हैं, इसीलिए डाइमर रूप में मिलते हैं, मतलब द्विअणुक रूप में मिलते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने बात की मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण की। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण में हमने आपको बताया कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में आप देखिए C1 से कहाँ से C1 से C9 तक के जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो रंगहीन द्रव होते हैं, जबकि इससे ऊपर वाले सभी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल मोम के सदृश कैसे होते हैं, ठोस होते हैं। इसके बाद में अगर बात कर लें कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में 3 अम्लों की, एक तो आपका ये फॉर्मिक अम्ल हो गया, एस्टिक अम्ल हो गया, प्रोपनोइक अम्ल हो गया, इनकी सबकी गंध कैसी होती है, अत्यधिक तीक्ष्ण होती है। इनके अलावा जितने भी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनकी मक्खन के समान दुर्गंध होती है। अब बात कर लें विलेयता की, तो विलेयता में हम लोगों ने देखा कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का अणुभार बढ़ने से इनकी द्रव में विलेयता घटती है। अच्छा, द्रव में विलेयता होती किस कारण है, अंतराणु हाइड्रोजन बंध के कारण होती है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें क्वथनांक की या गलनांक की, तो आपको बता दें कि मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं इनका क्वथनांक संगत एल्केन, संगत एल्कोहल और संगत एल्डिहाइड की तुलना में इनका क्वथनांक कैसा होता है, उच्च होता है। तो बच्चों ये तो हमने बात कर ली यहाँ पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण की। अब बच्चों हम लोग इसके आगे बात करेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी रासायनिक गुण। बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। तो आओ चलो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, किसी भी कार्बनिक यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, उसके जो रासायनिक गुण होते हैं वो उसमें उपस्थित बंधों पर निर्भर करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, पिछले वीडियो में जब हम एल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे थे तो उनमें मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी यौगिक की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो उसमें उपस्थित बंधों पर निर्भर करते हैं। तो आओ चलो हम लोग ये चेक करेंगे यहाँ पर कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ये कितने प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब बात करेंगे कि ये कौन कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है, कौन कौन सी रिएक्शन शो कर सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, देखो एक तो आप वो रिएक्शन इसमें पढ़ोगे जब ये वाला बॉन्ड टूट जाए, ये वाला बॉन्ड, ये वाला अगर बॉन्ड टूट जाए, ये वाला बॉन्ड टूट जाए तो यहाँ से H चला जाएगा और अदर आइटम को यहाँ पर आ जाएगा। तो एक तो हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो H परमाणु है वो पार्टिसिपेट करे, अर्थात हम लोग लिखेंगे पहले वे अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है, OH समूह के H परमाणु की, H परमाणु की अभिक्रियाएं, ये कौन सी पढ़ेंगे हम, OH समूह के H परमाणु की अभिक्रियाएं, मतलब हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रियाएं। इसमें बच्चों हम लोग वे सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कराने पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु पार्टिसिपेट करता है, यानी भाग लेता है। तो इसके अंतर्गत हम वो सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। इसके बाद में सेकंड बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, अगर मान लो ये बॉन्ड यहाँ से न टूटकर, ये वाला बॉन्ड यहाँ से न टूटकर ये वाला बॉन्ड यहाँ से न टूटकर मान लो यहाँ से टूट गया ये, तो ये पूरा OH चला जाएगा। तो यानी हम इसको बोल सकते हैं C सिंगल बॉन्ड O बंद की अभिक्रियाएं, बंद या फिर पूरा का पूरा OH समूह चला जाए तो OH सिंगल बॉन्ड OH समूह की अभिक्रियाएं, सिंगल बॉन्ड OH समूह की अभिक्रियाएं। और इसके बाद में
देखिए हमने दो बॉन्डों की बात कर ली। एक तो हमने कहा कि जब केवल और केवल हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करे, हाइड्रोजन जाए और अदर कोई आइटम आए तो वो हो गई। दूसरा, अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए तो ये पूरा OH चला जाएगा, तो ऐसी अपक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, OH समूह की अपक्रियाएं। अब इसके बाद में हम बात करेंगे थर्ड वाली। अब बात करेंगे थर्ड वाली। ओहो, हाँ थर्ड वाली देख लीजिए। थर्ड में हो सकता है ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए और ये इतना पूरा पार्टिसिपेट करे। तो अगली नहीं सॉरी पहले तो ये वाली अपक्रियाएं पढ़ लो। C सिंगल बॉन्ड वो समूह के कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं। इसकी अपक्रियाएं कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं, CO समूह की अपक्रियाएं, CO समूह की अपक्रियाएं यानी कार्बोनिल समूह की अपक्रियाएं, CO समूह की अपक्रियाएं। और CO समूह की अपक्रियाओं के बाद में देखो ये पहले इसकी अपक्रियाएं पढ़नी, फिर इस वाले बॉन्ड की अपक्रिया पढ़नी, फिर इसकी पढ़नी। अब अगर ये बॉन्ड मान लो ये इतना पार्टिसिपेट करने लगे, यानी हम लोग चौथे नंबर पर पढ़ेंगे COOH समूह की अपक्रियाएं, समूह की अपक्रियाएं। COOH समूह की अपक्रियाएं। COOH समूह की अपक्रियाओं के बाद में हम लोग एल्किल, केवल R पार्टिसिपेट करें, एल्किल समूह की अपक्रिया। नंबर 5 में हम लोग पढ़ेंगे एल्किल समूह की अपक्रियाएं, एल्किल समूह की अभिक्रियाएं, एल्किल समूह की अपक्रियाएं। तो बच्चों देखिए हमने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की अपक्रियाओं को 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। देखिए सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु की अपक्रिया। मतलब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु है वो प्रतिस्थापित हो जाता है, उसके स्थान पर कोई कोई भी दूसरा परमाणु आ जाए तो उन अपक्रियाओं को हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरा हम लोगों ने देखा C सिंगल बॉन्ड O बंध की अपक्रियाएं या OH समूह की अपक्रियाएं, जिसमें पूरा OH चला जाएगा और कोई अदर आइटम आ जाएगा। तीसरा हम लोगों ने CO समूह की अपक्रियाएं, और चौथा हम लोगों ने सिंगल बॉन्ड COOH समूह की अपक्रियाएं, और फिर अगला हम लोगों को पढ़ना है एल्किल समूह की अपक्रियाएं। तो कुल मिला के हम लोगों को जो कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक गुण हैं उनको 5 पार्टों में पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं ये पांचों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद में चलिए एक एक पार्ट को हमें समझना है, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग चलते हैं अपने अगले पड़ाव पे। नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद में अब हम बात कर लें। देखिए ये तो हमने बात की अब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। अब हमें एक एक भाग की अपक्रियाओं को पढ़ना है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं, सबसे नंबर 1 पर पढ़ेंगे OH समूह के H परमाणु की अपक्रियाएं। देखिए अब आपको पढ़ना है OH समूह के H परमाणु की अपक्रियाएं। जरा कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात की जाए तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है RCOOH। ये अब देखो आप पढ़ने जा रहे हो हाइड्रोजन परमाणु की अपक्रियाएं। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो अपक्रियाएं हैं वो 2 चीज़ों पर निर्भर करती हैं। हाइड्रोजन परमाणु की जो अपक्रियाएं हैं वो 2 चीज़ों पर निर्भर करती हैं। कौन कौन सी? नंबर एक तो इस बात पर निर्भर करती हैं
कि ये हाइड्रोजन परमाणु कितनी आसानी से पृथक हो जाएगा। नंबर एक इस बात पर निर्भर करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु आप लोग देख रहे हो ये कितनी आसानी से पृथक हो जाता है। नंबर एक आपको क्या देखना है कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु है इसको इससे पृथक होने में मतलब कितनी आसानी से पृथक हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती। तो एक तो आपको ये देखना है कि जो H धन आयन है ये कितनी आसानी से पृथक हो जाता है। नंबर दूसरा आपको ये देखना है कि इस H धन आयन के जाने के बाद, इस H धन आयन के जाने के बाद में ये जो शेष बचा हुआ मॉलिक्यूल्स है इस पर कोई किसी प्रकार का इफेक्ट ना आता हो, इसके जाने से इस पर कोई किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़ता हो। तो अगर इस पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा तो ये H+ को आसानी से जाने देगा और ये अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। आओ चलो इसी क्रम में समझते हैं। जैसे मान लो हम कुछ अम्ल लिए ले रहे हैं, जैसे मान लो हमने एक अम्ल लिया H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, एक ये, और एक हमने लिया R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, ये हमने लिया। तो इसमें आपको ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा ये वाली अभिक्रिया आसानी से प्रदर्शित करेगा। आओ चलो चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए अगर मान लो कि ये वाला जो अम्ल है इसको हम फॉर्मिक अम्ल कहते हैं और ये मान लो कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो अगर हम इसकी ये वाली अभिक्रिया देखें तो इसमें क्या शेष बच रहा है, जरा ध्यान देना। H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, और ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो यह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा और इस पर H पर पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी अगर हम बात करें R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज और ये H+। अब जरा ध्यान देना है यहाँ पर ध्यान देना बच्चों। यहाँ पर क्या होगा आपको ये देखना है कि H+ दोनों से निकला है, H+ क्या हुआ दोनों से निकला हुआ है, लेकिन H+ के जाने के बाद में जो शेष मॉलिक्यूल्स है इन दोनों में स्टेबल कौन है, इन दोनों में जो स्टेबल होगा वही ये अभिक्रिया ज़्यादा प्रदर्शित करेगा और जो कम स्टेबल होगा वो ये वाली अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करेगा या बहुत कम प्रदर्शित करेगा। आइए चलिए देखते हैं। देखो बच्चों जब यहाँ से H निकल गया, इस वाले में जरा समझो, यहाँ से H चला गया तो ये टोटल चार्ज किसके ऊपर आ गया, ऑक्सीजन एटम के पास में आ गया, और ऑक्सीजन एटम के पास में चार्ज, ना तो ऑक्सीजन एटम चार्ज रखना चाहता, मतलब ना तो इस पे ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन ज़रूरत से कम रख सकता है, मतलब ना तो इस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है और ना ही इस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। लेकिन यहाँ अगर जो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो वो इस वाले ऑक्सीजन से इसकी अदला बदली होती रहेगी, यानी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर प्रदर्शित करता रहेगा। इस वजह से ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसके बगल में जस्ट बगल में डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर, फिर ऐसा होगा कि ये डबल बॉन्ड फिर से इधर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर, तो ये ऐसा चलता रहेगा। तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबल है। आओ अगर नीचे बात कर लें, नीचे अगर हम बात करें इस वाले में तो इस वाले में H+ निकल गया, उसके बाद में नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया। अब नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया तो ये आप कह रहे होगे कि सर जी इसके बगल में भी डबल बॉन्ड है तो यहाँ भी रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इसके साथ साथ आप देख रहे हो इस कार्बन से ये जुड़ा है क्या, R, और आपको पता है कि R जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एजेंट होता है, मतलब जिससे जुड़ा होता है उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता रहता है। तो भाई इस कार्बन का देखो क्या हाल होगा, इस कार्बन को इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और ये तो जिससे जुड़ा होता है उसको इलेक्ट्रॉन देता ही रहता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, दो जगह से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में ये कम स्टेबल होगा। तो इन दोनों में अगर बात करें तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, इन वाले रिएक्शन के लिए ज़्यादा स्टेबल है ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, किसकी कंपैरिजन में, सॉरी इसकी कंपैरिजन में ये ज़्यादा स्टेबल। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, वीडियो से सीखते रहिए और वीडियो को एंजॉय करते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।